जाती है और मोह का अंतिम बंधन टूट जाता है। उसी भांति पूर्णा भी घर के एक कोने में दीवार से मुंह छिपाकर रोने लगी। अपने प्राणेश की स्मृति का यह आधार भी शोक के अपार सागर में विलीन हो रहा था। उस घर का एक एक कोना उसके लिए मधुर स्मृतियों से रंजित था। सौभाग्य सूर्य के अस्त हो जाने पर भी यहाँ उसकी कुछ झलक दिखाई देती थी। सौभाग्य संगीत का अंत हो जाने पर भी यहाँ उसकी प्रतिध्वनि आती रहती थी। घर में विचरते हुए उसे अपने सौभाग्य का विषादमय गर्व होता रहता था। आज सौभाग्य का सूर्य वह अंतिम प्रकाश मिटा जा रहा था। सौभाग्य संगीत की प्रतिध्वनि एक अनंत शून्य में डूबी जाती थी। वह विषादमय गर्व हृदय को चीरकर निकला जाता था। पड़ोस की स्त्रियों को जब मालूम हुआ कि पूर्णा यहाँ से जा रही है तो सब उसे विदा करने आई। पूर्णा के शील और विनय ने सभी को मुग्ध कर लिया था। पूर्णा के पास धन न था पर मीठी बातें थी, प्रसन्न मुख था, सहानुभूति थी, सेवा भाव था, जो धन की अपेक्षा कहीं मूल्यवान रत्न है और जिनकी प्राणियों को धन से अधिक आवश्यकता होती है। पूर्णा उन सभी से गले मिलकर विदा हुई मानो लड़की ससुराल जाती हो। संध्या समय वह अपनी मेहरी बुल्लो के साथ रोती हुई इस भांति चली मानो कोई निर्वासित हो। पीछे फिर फिर कर अपने प्यारे घर को देखती जाती थी, मानो उसका हृदय वहीं रह गया हो। प्रेमा अपने द्वार पर खड़ी उसकी वाट देख रही थी। पूर्णा को देखते ही दौड़कर उसके गले से लिपट गई। इस घर में पूर्णा प्राय नित्य ही आया करती थी, अतः यहाँ आते ही उसका चित्त प्रसन्न हो जाता था। आमोद प्रमोद में समय नष्ट हो जाता था। पर आज इस घर में कदम रखते उसे संकोचमय ग्लानि हो रही थी। शायद वह पछता रही थी कि व्यर्थ ही आई। प्रेमा के गले मिलकर भी उसका चित्त प्रसन्न नहीं हुआ। तब वह सखी भाव से आती थी, आज वह आश्रिता बनकर आई थी। तब उसका आना साधारण बात था। उसका विशेष आदर सम्मान न होता था। लोग उसका स्वागत करने को न दौड़ते थे। आज उसके आते ही देवकी भंडार का द्वार खुला छोड़कर निकल आई। सुमित्रा अपने बाल गुथवा रही थी। अंधगुथी चोटी पर आंचल डालकर भागी। मेहरियाँ अपने अपने काम छोड़कर निकल आईं। कमला प्रसाद तो पहले ही से आंगन में खड़े थे। लाला बद्री प्रसाद संध्या करने जा रहे थे, उसे स्थगित करके आंगन में आ पहुंचे। यह समारोह देखकर पूर्णा का हृदय विदीर्ण हुआ जाता था। यह स्वागत सम्मान का सूचक नहीं, दया का सूचक था। पूर्णा को अपने घर से निकलते समय बड़ा दुख होने लगा। जीवन के 3 वर्ष इसी घर में काटे थे। यही सौभाग्य के दिन देखे, यही वैधव्य के दुख भी देखे। अब उसे छोड़ते हुए हृदय फटा जाता था। जिस समय चारों का हार उसका अस्वाभाव लेने आए, वह सहसा रो पड़ी। उसके मन में कुछ वैसे ही भाव जागृत हो गए जैसे सबको उठाते समय शोकातुर प्राणियों के मन में आ जाते हैं। यह जानते हुए भी कि लाश घर में नहीं रह सकती, जितनी जल्दी हो सके उसका दाह संस्कार हो जाए उतना ही अच्छा है। वे एक क्षण के लिए मोह के आवेश में आकर पांव से चिमट जाते हैं और सुख से विहल होकर करुण स्वर में रुदन करने लगते हैं। वह आत्मप्रवंचना जिसमें अब तक उन्होंने अपने को डाल रखा था कि कदाचित अब भी जीवन के कुछ चिन्ह प्रकट हो जाएं, एक पर्दे के समान आंखों के सामने से हट। देवकी को सुमित्रा एक आंख न भाती थी। उसका हंसना बोलना, चलना फिरना, उठना बैठना, पहनना ओढ़ना सभी उसे फूहड़पन की चरम सीमा का अतिक्रमण करता हुआ जान पड़ता था और वह नित्य उसकी प्रचंड आलोचना करती रहती थी। उसकी आलोचना में प्रेम और सद्भाव का आधिक्य था या दोष का, इसका निर्णय करना कठिन था। सुमित्रा तो दोषी समझती थी, इसलिए वह उन्हें और भी चिढ़ाती रहती थी। देवकी सवेरे उठने का उपदेश करती थी, सुमित्रा पहर दिन चढ़े उठती थी। देवकी घूंघट निकालने को कहती थी, सुमित्रा इसके जवाब में आधा सिर खुला रखती थी। देवकी मेहरियों से अलग रहने की शिक्षा देती थी, सुमित्रा मेहरियों मुझसे हंसी दिल्लगी किया करती थी। सुमित्रा को पूर्णा का यहाँ आना अच्छा नहीं लग रहा था। यह उससे छिपा न रह सका। पहले ही से उसने पति के इस प्रस्ताव पर नाक सिकोड़ी थी, पर यह जानते हुए कि इनके मन में जो इच्छा है उसे पूरा ही करके ही छोड़ेंगे, उसने विरोध करके अपयश लेना उचित न समझा था। सुमित्रा सास के मन के भाव ताड़ रही थी और यह भी जानती थी कि पूर्णा भी अवश्य ताड़ रही है, इसलिए पूर्णा के प्रति उसके मन में स्नेह और सहानुभूति उत्पन्न हो गई। अब तक देवकी पूर्णा को आदर्श गृहिणी कहकर बखान किया करती थी, उसको दिखाकर सुमित्रा को लज्जित करना चाहती थी।
इसलिए सुमित्रा पूर्णा से जलती थी। आज देवकी के मन में वह भाव ना था, इसलिए सुमित्रा के मन में भी वह भाव ना रहा। पूर्णा आज बहुत देर तक प्रेमा के पास न बैठी। चित्त बहुत उदास था। आज उसे अपनी दशा की हीनता का यथार्थ ज्ञान हुआ था। इतनी जल्दी उसकी दशा क्या से क्या हो गई थी, यह आज उसकी समझ में आ रहा था। यह घर उसके खपरेले वाले घर से कहीं सुंदर था। उसके कमरे में फर्श था, सुंदर चारपाई थी, अलमारियां थीं, बिजली की रोशनी थी, पंखा भी था, पर इस समय बिजली का प्रकाश उसकी आंखों में चुभ रहा था और पंखे की हवा देह को ज्वाला की भांति जला रही थी। प्रेमा के बहुत आग्रह करने पर भी आज वह भोजन न कर सकी। आकर अपने कमरे में चारपाई पर लेटकर रोती रही। विधि उसके साथ कैसी क्रीड़ा कर रही थी। उसके जीवन सर्वस्व का अपहरण करके वह उसको खिलौने से संतुष्ट करना चाहती थी। उसकी दोनों आंखें फोड़कर उसे सुरमय उपवन की शोभा दिखा रही थी। उसके दोनों हाथ काट कर उसे जल क्रीड़ा करने के लिए सागर में ढकेल रही थी। 11 बजे थे। पूर्णा प्रकाश से आंखें हटाकर खिड़की से बाहर अंधकार की ओर देख रही थी। उस गहरे अंधेरे में उसे कितने सुंदर दृश्य दिखाई दे रहे थे। Thank you for watching.